Hello everyone. Good evening to all of you. कैसे हैं आप सब? Ajay, good evening. Arfa, good evening. Arpita, good evening. So today we have the fifth session of ecology, and in this session we are going to study about nutrient cycling. So let's wait for others to join. फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं. तो AIATS एग्जाम आपका कल है. बेस्ट ऑफ लक एवरीवन. तो एग्जाम्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है? इम्पॉर्टेंट एग्जाम है. ठीक है. तो आई होप एवरीवन इज देयर. Everyone has joined. Life is a summation of CHNOPS. ठीक है. ऐसा क्यों है? Numerous different nutrients are needed to sustain life. However, most essential ones are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus and sulfur. और इनको हम शॉर्ट में कहते हैं CHNOPS. ठीक है. ऐसा क्यों है? क्यों हमारे लिए बहुत एसेंशियल है ये? क्योंकि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? हमारा डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्स्ट्रा, सब में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होता है. So let us study what is a standing state. इकोलॉजी में जब आप स्टैंडिंग स्टेट, अच्छा इससे पहले स्टैंडिंग क्रॉप भी पढ़ा था हमने. स्टैंडिंग स्टेट का अर्थ क्या है? द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम etc. present in the soil at any given time. At any given time, सॉइल में कितने अमाउंट में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम ये सब चीजें प्रेजेंट हैं, ये कहलाता है स्टैंडिंग स्टेट. राइट? हमने सॉइल की रेफरेंस में ये बात कही. सॉइल की क्वालिटी तो हर जगह पे वेरी कर जाएगी, है ना? स्टैंडिंग स्टेट वेरी करेगा ना. एक ग्रासलैंड की बात करूं, एक डेजर्ट की बात करूं, एक पॉन्ड की बात करूं, वहां तो वेरी कर जाएगी ये चीज. राइट? वही बात यहां पे कही गई है. द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वेरी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम. सीजनल बेसिस पे भी वेरी करेगा. एक साल में अलग अलग सीजन्स हैं भाई. गर्मी है, सर्दी है, पतझड़ का मौसम है, वसंत बहार ऋतु है, तो सीजन के हिसाब से भी वेरी करें.
है ना? The amount of nutrients they vary on seasonal basis. Steady state is amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. that are present in soil at any given time. तो कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं सॉइल में एट पर्टिकुलर टाइम, हम उसको स्टेनिंग स्टेट कहेंगे. और इन अदर वर्ड्स कितना इनऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट है इकोसिस्टम में, एक सॉइल में. ठीक है. Continuous supply of nutrient maintains the standing state and thereby maintains the balance in the ecosystem. ठीक है. तो एक कंटिन्यूस सप्लाई अगर होगी, कंटिन्यूस सप्लाई सर्कुलेशन होगी न्यूट्रिएंट्स की, तो इससे स्टैंडिंग स्टेट जो है एक इकोसिस्टम की मेंटेन रहती है और इकोसिस्टम सारा एक बैलेंस्ड फॉर्म में रहता है. अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वेरी इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स एंड इन डिफरेंट सीजन्स. तो हमें पता है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं हर इकोसिस्टम में वेरी करते हैं और सीजन के हिसाब से भी वेरी करते हैं. ठीक है. सो दिस इज स्टैंडिंग स्टेट. स्टैंडिंग क्रॉप हमने पढ़ा था, याद है? टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बायोमास एक्यूमुलेटेड इन ए इकोसिस्टम या फिर इन विद इन ए कम्युनिटी, वो हुआ स्टैंडिंग क्रॉप. ठीक है. सो लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. व्हाट हैपेंड, कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाया करेक्ट आंसर. ठीक है. तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है. So let's analyze each option. Option A था standing state and standing crop are amount of inorganic nutrient present in the soil anytime. ठीक है. तो गलत है. स्टैंडिंग स्टेट है अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल ऑफ इकोसिस्टम और स्टैंडिंग क्रॉप है अमाउंट ऑफ टोटल बायोमास लिविंग मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम. ठीक है. ऑप्शन बी था देयर इज नो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम. ये भी गलत ऑप्शन है. एक्चुअली देयर इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट मेंटेन्स द स्टैंडिंग स्टेट एंड देयरबाय बैलेंसेस द इकोसिस्टम. तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं. हाउ पॉन्ड इज नॉट ए सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट. तो ये भी बिल्कुल गलत है. ठीक है. तो पॉन्ड जो है इट इज फेयरली सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट दैट कैन एक्सप्लेन इवन कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस दैट कैन एग्जिस्ट इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. तो किसी भी इकोसिस्टम के चार कंपोनेंट्स होते हैं, है ना? प्रोडक्टिविटी, है ना, बायोमास प्रोड्यूस करना, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. यही चार कंपोनेंट होते हैं ना कि किसी भी इकोसिस्टम के. तो ये चारों कंपोनेंट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द पॉन्ड इकोसिस्टम. ठीक है.
Option D, anaerobic ammonium oxidation and denitrification are responsible for release of fixed nitrogen as dinitrogen gas to atmosphere. तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है. डिनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? इन विच नाइट्रेट इन द सॉइल, ठीक है, ये है नाइट्रेट, आर रिड्यूस्ड टू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रेट से क्या बनता है? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बनता है. ठीक है, विच इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये नाइट्रोजन फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकता है. Anaerobic oxidation of ammonium also releases nitrogen in the atmosphere. ठीक है, अगर अम्यूनियम आयंस हैं, ठीक है, और इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है, एनारोबिक ऑक्सीडेशन, तो उससे भी नाइट्रोजन गैस जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. ठीक है, इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, वी नो प्लांट्स कैन नॉट फिक्स इट डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये बॉन्ड जो है इट इज वेरी स्ट्रांग बॉन्ड. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जिसमें अमोनिया बनता है या फिर नाइट्रेट्स बनते हैं. ठीक है, नाइट्रेट्स की एसिमिलेशन होती है और प्लांट के अमीनो एसिड प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट होता है, या फिर नाइट्रेट्स जो है उनकी डिनाइट्रिफिकेशन होगी और वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा. ठीक है, अमोनिया की भी या फिर एसिमिलेशन होगी या फिर डिनाइट्रिफिकेशन होगी. ठीक है, नाइट्रोजन इज आल्सो फिक्स्ड बाय इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. जैसे कि लाइटनिंग हुई, थंडरिंग हुई, उसे भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है. ओके, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. नोट कर लीजिए आप साथ के साथ. न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स, बायोटिक फैक्टर्स भी हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स भी हैं. ए बायोटिक में सॉइल आ जाएगा, पानी आ जाएगा, और इसके अलावा बायोटिक में प्रोड्यूसर्स हैं, कंपोजर्स हैं, डीकंपोजर्स हैं, है ना. प्रोड्यूसर्स हैं, उसके अलावा डीकंपोजर्स हैं एंड कंज्यूमर्स हैं. Movement of nutrient elements through various components of an ecosystem. और इस न्यूट्रिएंट साइकिल को ना एक और टर्म भी हम दे देते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल. ध्यान रखिएगा, बड़ा सा वर्ड है ये, बायो जियो केमिकल साइकिल. ब्रेक कर लेते हैं इस बायो जियो केमिकल वर्ड को. व्हेन यू से बायो, बायोलॉजी, लिविंग, सो बायो इज रेफरिंग टू living organism, and when you say geo, geology, study of the earth sciences, geo here is referring to rocks, air and water. यही तो है, हवा है, पानी है and rocks है, तो जियो उसको रेफर कर रहा है. एंड व्हेन यू से केमिकल, केमिकल इज रेफरिंग टू द केमिकल प्रोसेसेस. ठीक है जी, तो ये बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहलाता है, जिसे हम न्यूट्रिएंट साइकिल कह रहे हैं. न्यूट्रिएंट साइकिल की जब हम बात करते हैं, सो मुख्य रूप से हम कहेंगे भाई गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और सेडिमेंट्री भी हैं. ये गैसेस जो हैं उनका रिजर्वायर जो है वो एटमॉस्फेयर में है जी. गैसियस फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, द रिजर्वायर इज इन द एटमॉस्फेयर. जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे इसमें हम. एंड व्हेन यू से सेडिमेंट्री, दैट मींस दे हैव रिजर्वायर इन द अर्थ्स क्रस्ट. फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया. अब ऐसे सल्फर खुले में हवा में तो प्रेजेंट नहीं है ना, गैसियस फॉर्म में हो सकता है कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, गैस हो गई, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, H2S. ऐसे ही फास्फोरस है, ऐसे हवा में तो फास्फोरस नहीं उड़ रहा.
अगर होगा भी तो कैसे है जी? फॉस्फोरिक एसिड आपने सुना हुआ है ना, राइट? या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपने पढ़ा है, जब एसिड रेन होती है तो H2SO4 बन जाता है। अदरवाइज क्या है, फॉस्फोरस एंड सल्फर जो है उनका रिजर्वायर जो है वो अर्थ क्रस्ट है, तो गैसियस फॉर्म हो गया, एंड दूसरा हो गया जी सेडिमेंट्स की फॉर्म में, सेडिमेंट्री फॉर्म में। नाउ एक बैलेंस बना के रखता है ये रिजर्वायर जो है इनफ्लक्स और इफ्लक्स के बीच में। एंट्री हो रही है मिनरल्स का, मान लीजिए एग्जिट हो रहा है, तो रिजर्वायर ने एक बैलेंस बनाया हुआ है। वही चीज हम पढ़ेंगे, राइट? खूबसूरत है ना स्लाइड? Okay, what are the factors which are affecting nutrient release? सॉइल की कॉम्पोजिशन किस तरह की है, पीएच कैसा है, नमी कितनी है, तापमान कितना है। सो ये मुख्य फैक्टर्स हैं, नोट कर लीजिए आप भी। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट रिलीज? सॉइल की कॉम्पोजिशन किस तरह की है, पीएच कैसा है, नमी कितनी है, तापमान कितना है। सो ये मुख्य फैक्टर्स हैं, नोट कर लीजिए आप भी। फैक्टर्स affecting nutrient release: number 1 soil, number 2 moisture, number 3 pH, number 4 temperature। ये सब चीजें प्रभावित करती है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट क्या क्या है इकोसिस्टम के? एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, यही तो कंपोनेंट्स हैं, है ना। इट इज आल्सो रेफर टू एज बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, क्योंकि दो तीनों पार्ट इसमें एसोसिएटेड हैं, एफिलिएटेड हैं। लिविंग पार्ट भी है, अर्थ पार्ट भी है, एंड केमिकल नेचर ऑफ एलिमेंट्स। रेट ऑफ न्यूट्रिएंट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर इज ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, टेम्परेचर सबसे पहला एसेंशियल, सॉइल द सेकंड वन, जहां पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वियर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर इज द थर्ड फैक्टर, एंड पीएच इज द फोर्थ फैक्टर। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? So this is a general biogeochemical cycle. ठीक है, दिस इज द एबियाटिक रिजर्वियर। रिजर्वियर मतलब जहां पे मेजर फॉर्म ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट, जहां से सप्लाई होंगे न्यूट्रिएंट्स, उसको हम रिजर्वियर कहेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे एंटर होते हैं फूड चेन में? जब प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू रूट्स, है ना, उसके बाद इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने बायोमास में। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स के पास ये चले जाएंगे। प्रोड्यूसर्स इनको क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स पे जब कंज्यूमर्स फीड करेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स कंज्यूमर्स में चले जाएंगे। फिर डेथ होगी कंज्यूमर्स की भी, प्रोड्यूसर्स की भी, तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? डिकम्पोजर फूड चेन में चले जाएंगे। डिकम्पोजिशन के जरिए, हमने पढ़ा था ना प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, है ना, तो कैटाबॉलिज्म है ना, बाकी चीजें हैं, उसके जरिए ये न्यूट्रिएंट्स वापस एपियाटिक रिजर्वियर में आ जाएंगे और फिर से साइकिल होंगे। ठीक है, दिस इज हाउ इट गोस ऑन। कोई डाउट?
और बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स एबियाटिक रिजर्वर में एंटर होते रहेंगे। ठीक है, हमें पता है ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो हैं रॉक की फॉर्म में होते हैं, रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो रॉक्स में वेदरिंग होगी, वेदरिंग से न्यूट्रिएंट्स लीक होंगे और तब जाके ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं एबियाटिक रिजर्वियर में आएंगे। ओके, एनी डाउट सो फार? Let's solve a question. Question says, which of the following is not a gaseous biogeochemical cycle in the ecosystem? तो बताइए gaseous biogeochemical cycle कौन सी नहीं है? ठीक है, अब 8 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। अभिरूप, जतिन, कोमल, ऐश्वर्या, कृष्णा, ऋतिक, आरफा एंड रिया। तो देखिए फास्फोरस साइकिल इज करेक्ट आंसर। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है गैसियस हो सकती है, सेडिमेंट्री भी हो सकती है। गैसियस में रिजर्वियर जो है, मेजर फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल सारे गैसियस साइकिल्स हैं। सेडिमेंट्री में क्या होता है, दे हैव रिजर्वियर इन द अर्थ's क्रस्ट। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में होता है रिजर्वियर। फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कैल्शियम साइकिल या फिर मैग्नीशियम साइकिल। ठीक है, ये सारे साइकिल्स जो हैं दे आर सेडिमेंट्री साइकिल्स। रिजर्वियर पूल एंड साइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दो और टर्म्स हैं। रिजर्वियर पूल्स, न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम नेचुरल स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट टू द साइक्लिंग पूल। ठीक है, तो रिजर्वियर से न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे आ जाते हैं, साइक्लिंग पूल्स में। तो यहाँ रिजर्वर पूल में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ न्यूट्रिएंट्स रॉक्स में होते हैं तो रॉक्स उनका रिजर्वियर हो गया है ना। इनएक्टिव न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द रिजर्वियर पूल और यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं रिजर्वियर पूल में दे आर इनएक्टिव। ठीक है, cycling nutrients अब on the other hand nutrients are in continuous exchange between biotic and biotic component of biosphere। तो cycling nutrients में क्या होते हैं, nutrients present होते हैं जो कि एक्टिव साइकिल हो रहे होते हैं। ठीक है, प्लांट्स उनको अपटेक करते हैं, प्लांट्स के बाद उनको कंज्यूमर्स खाएंगे। ठीक है, कंज्यूमर्स के बाद वो जाएंगे डिकम्पोजर फूड चेन में। ठीक है, डिकम्पोजर फूड चेन में जाएंगे, प्लांट्स का भी डिकम्पोजर में जाएंगे और फिर ये कहाँ जाएंगे, सॉयल में जाएंगे। सॉयल से फिर प्लांट्स इनको अपटेक करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। ठीक है, तो ये जो है एक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं आयनिक फॉर्म में जो कि रिसाइकल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो रिजर्वियर पूल में इनएक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं और यहाँ पे साइक्लिंग में एक्टिव न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिसाइकल हो रहे होते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? तो देखिए राइडल एक है, you have to guess which nutrient I am talking about. I am the one which is a part of all that lives. I am oxygen together bring out the fish. I am burnt sometimes when I am alone, but when I twinkle, I am adorned. I can be black, I can be white. Both teachers and students use me to write. Who am I? तो बताइए कौन सा न्यूट्रिएंट हो सकता है, कौन सा एलिमेंट हो सकता है?
बताइए इन द चैट बॉक्स। I think you have enough hints given in the riddle itself. Rithi says carbon. कोई और स्टूडेंट? तो यस, कार्बन ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होता है ना। कार्बन से हम लिखते भी हैं ग्रेफाइट, याद है ना, ग्रेफाइट से लिखते हैं। तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक एलोट्रॉफ है। ओके, तो हम बर्न भी करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, उनमें भी कार्बन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी प्रेजेंट होता है इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। So yes, it is carbon. Carbon is an important element that is found in all the living organisms. ठीक है, और कार्बन की बात करें, इट कंस्टिट्यूट्स 49% ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सेल का 49% ड्राई वेट जो है वो सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं, सच एसेंशियल न्यूट्रिएंट, है ना। बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। Biomolecules like amino acid, nucleotide, fatty acids, sugars, they have the backbone of carbon. तो देखिए यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है एमिनो एसिड्स में। न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो कार्बन प्रेजेंट है। फैटी एसिड्स की बात करें, कार्बन प्रेजेंट है। शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें तो कार्बन प्रेजेंट होता ही है। ठीक है। So let us study about carbon cycle now. भी है कार्बन, अभी देखेंगे, उसका भी जिक्र करेंगे। एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है, ओनली 1% ऑफ द ग्लोबल कार्बन, केवल 1%, ओनली 1% ऑफ द ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, केवल 1%। बाकी कहां गया? समंदर में भी तो है। विल कम बैक टू दैट। सो आप देख रहे हैं जी, कार्बन यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है। इस कार्बन को हमारे जो प्लांट्स हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन प्लांट्स ने कहा ठीक है भाई हमें दे दो। वी नो हाउ टू यूटिलाइज दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाउ टू यूज द सनलाइट टू मैन्युफैक्चर आवर ओन फूड मटेरियल। बेसिक प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस। सो कार्बन इज कैप्चर्ड बाय प्लांट्स। ठीक है जी। सो अब हम देखते हैं, अंडरलाइन करता हूं, एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, फोटोसिंथेसिस के जरिए ये एंटर कर गया फूड चेन में। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन प्लांट्स में पहुंच गया। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, दे यूज वाटर, दे यूज सनलाइट, दे आर मेकिंग देयर ओन फूड मटेरियल। ओके, तो ये फूड चेन में एंटर कर गया। प्रोड्यूसर, प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। अब उसके बाद देखिए ये ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, एक गाय जो है वो चारा चर रही है, प्लांट्स पे फीड करेगी, ग्रीन प्लांट्स पे। कार्बन इसके शरीर में आ गया, हर्बीवोर के शरीर में। देखते हैं जी आगे, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात, 4 into 10 raised to power 13 kilograms of carbon is fixed annually through photosynthesis। कितनी बड़ी संख्या है, 4 into 10 raised to power 13 kilograms of carbon। कितने मिलियन 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 बिलियन में चला जाएगा ये, है ना। इतना कार्बन फिक्स हो रहा है एनुअली फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से। देखिए जी कितना खुश हो रहा है ये हमारा सनफ्लावर, राइट, जो ये कह रहा है कि भाई देखिए हम इतना काम कर रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल ना, प्रोड्यूसर्स
ने कार्बन ले लिया एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है जी। प्रोड्यूसर्स पे फीड कर रहे हैं ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये हमारा हर्बीवोर हिरन। एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात होगी तो हिरन का जिक्र जरूर होगा। सो एनिमल्स आर गेटिंग द कार्बन फ्रॉम दी प्लांट्स, ठीक है जी। हिरन को किसने खा लिया जी? प्राइमरी कंज्यूमर को किसने खा लिया? एक सेकेंडरी कंज्यूमर ने, इस टाइगर ने खा लिया ऐसे, तो कार्बन उसके शरीर में पहुंच गया। सो हम जानते हैं कि जो उसका डेड एंड डिकेइंग मैटर है उस पर डीकम्पोजर्स फीड करते हैं। डीकम्पोजर्स में आ गए हमारे पास बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, है ना। सो उस डेड एंड डिकेइंग मैटर का कार्बन वो रिलीज कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिखाइए, ये रहा जी, कार्बन रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। एक बार देखते हैं ये फूड चेन कैसे बनी है, ये हमारा कार्बन साइकिल कैसे बना है, एक बार देख लेते हैं जी। हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर फोटोसिंथेसिस के जरिए टेरेस्ट्रियल फूड चेन में आया। प्रोड्यूसर्स ने, प्लांट्स ने कार्बन यूज करा, राइट, और प्रोड्यूसर को इस हर्बीवोर ने खाया, और हर्बीवोर को उसके बाद ऑफ कोर्स दूसरे ऑर्गेनिज्म जो उससे ऊपर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो भी खा जाएगा इसे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और जब ये एनिमल डेड एंड डिके हो गया है तो डेट्राइटस फूड चेन का हिस्सा बना एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हुई, और कुछ कार्बन वापस मिट्टी में भी मिल गया होगा जो प्लांट्स ने फिर से इस्तेमाल कर लिया। एनिमल्स का रेस्पिरेशन हुआ, उसके जरिए भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज कार्बन साइकिल, ठीक है, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो कार्बन जो है प्लांट्स इसको यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट जो बनते हैं यही होते हैं कार्बन, सोर्स ऑफ कार्बन इनसाइड द प्लांट्स। और हमें पता है हर सेल में 49% ड्राई वेट सिर्फ कार्बन ही है, ठीक है। तो अब जितना भी प्लांट्स में लीव्स हैं, बाकी पार्ट्स हैं, उनमें कार्बन प्रेजेंट होगा। तो कंज्यूमर्स जब इनको खाएंगे तो कार्बन फूड चेन के जरिए एंटर होता है इनसाइड देम, ठीक है। और जितने भी कंज्यूमर्स हैं दे आर हिटेरियोट्रॉप्स, है ना। तो वो क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में, है ना। जब हम प्लांट्स के पार्ट्स को जलाते हैं, प्लांट को जलाते हैं या फिर बाकी चीजें जलाते हैं, तो उसमें से भी कार्बन रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। तो ये कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में फिर से जाता है, ठीक है। अदर फॉसिल फ्यूल्स हैं, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, ठीक है, उनसे भी क्या लिबरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो जब प्लांट्स के पार्ट या एनिमल्स के पार्ट खत्म हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल, तो वो डेट्रिटस फूड चेन में एंटर होते हैं। तो डेट्रिटस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। तो उससे जरिए कार्बन जो है फिर से सॉइल में जाएगा, जो कि प्लांट उसको यूटिलाइज कर सकेंगे, ठीक है। सो दिस इज कार्बन साइकिल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। कोई डाउट यहां तक? Let's solve a question. About 70% of total global carbon is found in बताइए 70% ग्लोबल कार्बन का रिजर्वियर जो है कहां पे है?
So Aishwarya, Krishna एंड जतिन आर करेक्ट। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं अटेम्प्ट किया? ओशंस में होता है 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन। तो कार्बन it constitutes 49% of the dry weight of the organism, and it's only next to water. Among the total quantity of global carbon, 70 to 71% is found in oceans only in the dissolved form, whereas only 0.03 is found in atmosphere. है ना, किसकी फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। कार्बन साइक्लिक occurs through atmosphere, oceans, living or dead organism, है ना, जो कि हमने पढ़ा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कार्बन साइकिल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। फॉरेस्ट में फायर, ज्वालामुखी भी फटते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती रहती हैं पूरी धरती पे अलग अलग जगहों पे। कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती है, कुछ जगहों पे कम होती है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ द वुड एंड फॉसिल फ्यूल्स, हम फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जलाते हैं। इन सब से भी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ना एटमॉस्फेयर में, ये भी तो एक जरिया है ना, तो ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा हमें कार्बन साइकिल में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमने ये आग की लपटें जो दिखाई हैं वो क्या शो कर रही हैं? बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट फ्यूल, वुड एंड द ऑर्गेनिक डेब्रीज, राइट, छोटी मोटी लकड़ियां, गले सड़े पत्ते, ये सब चीजें हैं जो जलाई जाती हैं, और इससे भी तो कार्बन जो है वो रिलीज हो रहा है ना। अब हम एटमॉस्फेयर से आगे बढ़ते हैं, जरा समंदर की तरफ आते हैं, ओशियन की तरफ आते हैं। 71% ऑफ द ग्लोबल कार्बन इज फाउंड डिसॉल्व्ड इन द ओशियंस। 71%, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए सभी। 71% of the global carbon is found dissolved in oceans. ऑर्गेनिजम्स जो हैं ऑफ कोर्स चाहे समंदर के नीचे ही पाए जा रहे हैं, भाई ऑक्सीजन तो इस्तेमाल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं ना, बिना ऑक्सीजन के तो जीवन संभव ही नहीं है। और रेस्पिरेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली हुई भी और पानी से बाहर भी निकल रही है। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी भी हो सकती है जो इस्तेमाल भी हो रही होगी कहीं ना कहीं उसी एक्वेटिक इकोसिस्टम में साथ के साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब समंदर में ही डेड एंड डेकेइंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। कुछ मछलियां ऐसी होंगी, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो मर गए, जिनकी डेड बॉडी समंदर के तल पे नीचे गिर गई, गल रही है, सड़ रही है, डीकम्पोजर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, और डीकम्पोजर्स वही नो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, और वो डीकम्पोजर्स उसे ब्रेक कर रहे हैं और फिर वहां पे कार्बन का रिसाइकलिंग हो रहा है। इसके अलावा समंदर में कैल्केरियस सेडिमेंट्स भी मिलते हैं हमें, कैल्शियम कार्बोनेट वाले। अब हम रिलेट करते हैं इस कार्बन साइकिल को, एटमॉस्फेयर से आगे बढ़ते हैं और हम जरा इधर को आते हैं, गौर फरमाइएगा समंदर की तरफ। देखिए जी, सी कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एरो हमने यहां से यहां तक दिखाया ना, पानी में भी घुल जाएगी, बिल्कुल घुल जाएगी जी, राइट। कैल्केरियस सेडिमेंट्स का हिस्सा बनेगी, बिल्कुल। ये एक मछली हमने दिखाया, भाई इसकी डेथ हो गई, ये मर गई, ये भी सेडिमेंट्स के फॉर्म में डिपॉजिट हो सकती है, और इसके ऊपर डीकम्पोजर्स भी एक्ट करेंगे। प्लैंक्टन्स जो हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एक्वेटिक फूड चेन के मेन प्रोड्यूसर्स कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन फाइटोप्लैंक्टन्स पे ये फिश फीड कर रही है। फिश का रेस्पिरेशन हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और कुछ कैल्केरियस सेडिमेंट्स के फॉर्म में डिपॉजिट भी हो रहा है। पूरी साइक्लिकल वे में ये चीज चल रही है। एटमॉस्फेरिक कार्बन साथ के साथ यहां भी देख लीजिए फोटोसिंथेसिस का हिस्सा भी है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन का। सो दोनों फूड चेन दिखा दी मैंने यहाँ पे, ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन, और यहाँ पे समंदर में एक्वेटिक फूड चेन का भी हिस्सा बन चुकी है ये कार्बन डाइऑक्साइड, राइट जी।
तीसरी बात यहां पे देख लीजिए, बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट फ्यूल वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्रीज, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। आपको भी ऐसे ही साइक्लिकल वे में ये चीज बना लेनी है और याद भी रखनी है। द कार्बन साइकिल मेंटेन्स एंड बैलेंसेस टोटल अमाउंट ऑफ द ग्लोबल कार्बन। ठीक है, ये तालमेल जो इतनी खूबसूरती से बना हुआ है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, समंदर के पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी के अंदर दफन हो चुके वो फॉसिल फ्यूल्स और उनको इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण वो व्हीकल्स जिनसे फिर से CO2 एमिट हो रहा है। तो ये टोटल ओवरऑल एक बड़ा ही खूबसूरत बैलेंस बना है। तो देखिए, अब मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में प्रेजेंट होता है, 70% कार्बन, है ना, इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये कार्बन जो है यूज करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सी में। ठीक है, और जब कंज्यूमर्स लाइक फिश, बाकी कंज्यूमर्स हैं, जब फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करेंगे तो कार्बन एंटर होता है फूड चेन में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के जरिए फिर से कार्बन लॉस होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वाटर में जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन होगी, रेस्पिरेशन होगी, तो ये कार्बन एटमॉस्फेयर में भी जा सकता है, ज्यादातर डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, अब सी में कैल्केरियस सेडिमेंट्स भी होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं। ठीक है, तो इनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ अर्थ के रिजर्वेयर्स की बात करें तो लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, इनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि साइक्लिंग फॉर्म में एंटर हो सकता है। सो दिस इज ऑल ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन साइकिल इन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? ग्लोबल वार्मिंग, आप बताइए कार्बन जो है ग्लोबल वार्मिंग से कैसे रिलेटेड है? Is there any connection between global warming and carbon? बताइए। Yes, Punit, you are there. Is there any connection between global warming and carbon? Particularly carbon dioxide. I will give you a hint. बताइए हाउ? यस दीदी, बताइए कैसे? ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुना है? ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक लेयर बनाती है अराउंड आवर प्लेनेट अर्थ। ठीक है, तो सनलाइट जब सन से आती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, सन की सरफेस, सॉरी अर्थ की सरफेस को हीट करेगी और मेजॉरिटी ऑफ रेडिएशन जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, सम आर एब्जॉर्ब्ड, मेजॉरिटी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है
वो जो हीट होती है ट्रैप कर लेती है, ठीक है। हीट लॉस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो नहीं होने देगी। तो देखिए जितनी भी हीट है वो इस लेयर के अंदर ही ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ज्यादा हीट जो है ट्रैप होगी, एस्केप नहीं होगा। इसका एक बेनिफिट भी है, ठीक है। बेनिफिट इसका ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा होता है हमेशा। अब इमेजिन कीजिए अगर हमारा टेम्परेचर हमेशा -20 होता, तो क्या लाइफ पॉसिबल होती अर्थ पे? नो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके जरिए हमारा टेम्परेचर जो है 20 to 30 डिग्री वेरी करता रहता है, ठीक है। कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, बट इसी रेंज में रहता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, है ना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशन ट्रैप हो रहे हैं। इससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। तो बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है हमारी अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर, ठीक है। तो इस इफेक्ट को इंक्रीज इन दिस टेम्परेचर इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। सी लेवल जो है वो राइज हो रही है। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। गॉट इट? कोई डाउट यहां तक? विच इज कॉमन एलिमेंट? आप बताइए। एटीपी में भी प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन्स में भी, बोन्स एंड टीथ, शेल्स ऑफ सर्टेन एनिमल्स, एंड इट इज प्रेजेंट इवन इन न्यूक्लिक एसिड्स। तो बताइए कौन सा एलिमेंट होगा ये? बताइए कौन सा एलिमेंट कॉमन है जो सब में पाया जाता है, जो सब में प्रेजेंट होगा? यस इट इज फास्फोरस, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द फास्फोरस साइकिल। Reservoir of phosphorus. So rocks are the major natural reservoir of phosphorus. रॉक्स का विदरिंग होगा, टूटेंगे वक्त के साथ साथ, वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल एजेंसीज के कारण ये टूटेंगे, तो फॉस्फोरस वहां से रिलीज होगा। अच्छा, ये फॉस्फोरस फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, ध्यान रखना। रॉक्स में phosphorus occurs as phosphate. Please remember that. Rocks undergo withering. Minute amounts of phosphate released. कहां पे? In the soil solution. मिट्टी में पानी भी होगा वहां पे, डिसॉल्व भी हो जाएगी वो चीज, ठीक है जी। The released phosphate gets dissolved into the soil solution and it also gets leached into the surface water. लीचिंग प्रक्रिया बताई थी जब हमने ह्यूमस का फॉर्मेशन पढ़ा था, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कैसे ह्यूमस बन रहा है। यू रिमेंबर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन। सो वहां लीचिंग आपको बताया था कि धीरे 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 ये समा जाता है, इट लीचेस into the surface water. मिट्टी में भी मिल गया, पानी में भी चला गया। The dissolved phosphate present in the soil is absorbed by plants. Plants को अपने शरीर की बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करने के लिए फास्फोरस की जरूरत तो है ही,
प्लांट सेल में भी तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, वहां भी सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, वहां पर भी सेल मेम्ब्रेन का वही स्ट्रक्चर है, फास्फोरस तो प्रेजेंट ही है। ठीक है जी। सो द डिसॉल्व फॉस्फेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स ने अब्सॉर्ब कर लिया तो अब एनिमल्स के शरीर में कहां से आएगा? साधारण सी बात है, हर्बीवोर्स जो है वो प्लांट्स को खाएंगे, तो वो फास्फोरस हर्बीवोरस के शरीर में पहुंच गया। ओके अब ये एनिमल जो हर्बीवोर है, जब ये डेड हुआ, ये डिके करा, तो डीकंपोजर्स वापस से भी लौटा देंगे इस चीज को। राइट, क्लियर है जी। या फिर अगर कोई छोटा हर्बीवोर है जिसे फिर एक कार्निवोर खा रहा है, तो वो उसके शरीर में पहुंच जाएगा। आफ्टर द एनिमल डाइज, along with other waste products, सब डिकम्पोजिशन होगा। राइट, सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, ध्यान रखिएगा, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है जो कि उस डेड एंड डिकेइंग एनिमल पे एक्ट करेंगे। What these bacteria will do? The phosphate solubilizing bacteria, they release phosphorus again into the soil. देखिए घूम फिर के बात वहीं आ रही है, मिट्टी से जो चीज ली गई है उसे वापस मिट्टी को ही लौटा देना है। बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक वो घूम रही है, लेकिन अंततः उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। So this was about the phosphorus cycle. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले let's solve a question. Given below is a simplified model of phosphorus cycling in a terrestrial ecosystem with 4 blanks A to D. So you have to identify and fill the blanks A, B, C and D. क्या है you have to fill? तो it is just phosphorus cycle जो अभी हमने पढ़ा। तो 4 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। बाकी स्टूडेंट्स को क्या हुआ? सो रहे थे सब लोग। हाँ, अभी तो हमने पढ़ा है। व्हाट इज रॉन्ग? जतिन, ऐश्वर्या, कोमल, अविरूप, यू आर करेक्ट। तो देखिए, दिस इज द गिवन फास्फोरस साइकिल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। So phosphorus cycle, a process by which phosphorus moves through the lithosphere, hydrosphere and biosphere. ठीक है, तो देखिए क्या होता है। फास्फोरस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? उसका रिजर्वियर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रॉक मटेरियल्स में, है ना। जब रॉक मटेरियल की वेदरिंग होगी तो फास्फोरस रिलीज होगा रॉक से, इट एंटर्स इनटू द
सॉयल एज फास्फोरस सोल्यूशन। ठीक है, तो फास्फोरस सोल्यूशन जो है उसको प्लांट्स अपटेक करेंगे विया रूट्स, है ना, या फिर ये फास्फोरस सोल्यूशन जो है रन ऑफ वाटर के जरिए इसकी लीचिंग होगी इनटू डीप हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल, है ना। तो अगर अपटेक किया प्लांट्स ने तो प्रोड्यूसर्स के अंदर फास्फोरस एंटर हुआ, है ना। तो प्रोड्यूसर्स इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में। अब प्रोड्यूसर्स को जब कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे तो कंज्यूमर्स के अंदर फास्फोरस एंटर होगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स जब डेड हुए या फिर उनका लिटर फॉल है, लीफ फॉल एक्स्ट्रा फ्रूट फॉल, तो फिर से फास्फोरस जो है सॉइल में जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर्स जब मरते हैं तो डिकम्पोजिशन होती है उनकी, तो वहां फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये फास्फोरस जो है फिर से एंटर होगा सॉइल में। ठीक है, एंड अब फिर से ये रेडी होगा अपटेक के लिए बाय प्रोड्यूसर्स। सो दिस इज हाउ फास्फोरस साइकिल हैपेंस इन द नेचर। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ पे? Let's solve a question. क्वेश्चन says नेचुरल रिजर्वियर ऑफ फास्फोरस। बताइए फास्फोरस का नेचुरल रिजर्वियर कहाँ पे है? This time 6 students are correct. सही आंसर है रॉक। अभिरूप, कोमल, जतिन, रिया, आरफा एंड एक और स्टूडेंट जिसका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, दे आर करेक्ट। द आंसर इज फास्फोरस। तो देखिए रिजर्वियर पूल ऑफ फास्फोरस इज इन द फॉस्फेट रॉक्स while the cycling pool is soil and water for terrestrial and aquatic ecosystems respectively। ठीक है, तो जब फास्फोरस वाटर में जाएगा तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स उसको यूज करेंगे, जब सॉइल में प्रेजेंट है तो प्लांट्स उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट इज ऑलवेज बीइंग एडिड टू द साइक्लिंग पूल थ्रू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो जैसे वेदरिंग होती है रॉक्स की तो स्मॉल स्मॉल अमाउंट फास्फोरस की रिलीज होती रहती है इनटू द सॉइल। Do carbon cycle and phosphorus cycle have any similarities? Let us find out कि क्या क्या similarities हैं, differences क्या क्या हैं। तो देखिए you have to help me here। कार्बन साइकिल जो है इट इज गैसियस टाइप ऑफ साइकिल। तो बताइए फास्फोरस साइकिल इज विच टाइप ऑफ साइकिल, गैसियस है या कोई और फॉर्म? इन द चैट बॉक्स यस बताइए। इट इज सेडिमेंट्री, यस, ठीक है। Phosphorus cycle does not involve a respiratory release into the atmosphere।
और कार्बन साइकिल बताइए, रेस्पिरेटरी रिलीज कार्बन साइकिल का होता है या नहीं? फास्फोरस साइकिल का तो नहीं होता है। यस रिधि, इट इन्वॉल्व्स, है ना। हम रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है जो कि एटमॉस्फेयर में एंटर होता है। तो यस, हियर वी हैव द रेस्पिरेटरी रिलीज। कार्बन साइकिल में एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ कार्बन आर हाइयर। फास्फोरस साइकिल बताइए, एटमॉस्फेरिक इनपुट कितने होते हैं, हाउ मच, होता भी है या नहीं? Any atmospheric input in phosphorus cycle? तो इसका नहीं होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एडिक नो या फिर नेग्लिजिबल, वी कैन राइट नो हियर। कार्बन साइकिल का बताना है आपको, फास्फोरस साइकिल गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज नेग्लिजिबल, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज फास्फोरस साइकिल का होता है, नहीं होता है, ठीक है। कार्बन साइकिल का यस, हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके जरिए एटमॉस्फेयर में कार्बन एंटर होता है, ठीक है। So this is gaseous. Phosphorus is sedimentary cycle. It involves respiratory release. It does not involve any respiratory release. यहाँ पे atmospheric input higher है, यहाँ पे बहुत कम। यहाँ पे gases exchange between organism and environment होता है कार्बन साइकिल का, यहाँ पे बहुत कम होता है gases exchange. Let's solve one more question. Which of the following statement is incorrect regarding phosphorus cycle? तो बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है चार में से? पांच स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, अभिरूप, ऐश्वर्या, रिधि, जतिन एंड आरफा। तो आंसर जो है इट इज ऑप्शन डी, देयर इज एप्रिशिएबल रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फास्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल या फिर गैसियस होगी या फिर सेडिमेंट्री होती है। गैसियस में रिजर्वियर पूल जो है एटमॉस्फेयर में होता है एंड सेडिमेंट्री में इट इज सॉयल, लिथोस्फेयर, ठीक है। स्टेट ऑफ मटेरियल इन सर्कुलेशन यहाँ पे गैसेस की फॉर्म में होता है या फिर वेपर्स की फॉर्म में होता है। सेडिमेंट्री में नॉन गैसियस फॉर्म, आयनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। एग्जांपल जो है गैसेस की कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर साइकिल्स, और सेडिमेंट्री की फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर साइकिल्स, ये सारी जो हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं।
Next question. The mass of living material at a tropic level at a particular time is called mass of living material. क्या बात है, सबका गलत क्यों हुआ? यहां मास की बात हो रही है, बायोमास की, लिविंग मटेरियल। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग क्रॉप है। अगर इनऑर्गेनिक मैटर की बात होती तो देन स्टैंडिंग स्टेट। तो जीपीपी एनपीपी ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो स्टैंडिंग स्टेट इट इज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस प्रेजेंट इन सॉइल ऑफ द इकोसिस्टम, है ना, और ये सर्कुलेशन में जाता है। स्टैंडिंग क्रॉप की बात करें, अमाउंट ऑफ टोटल बायोमास that is present in ecosystem, this is total amount of total living matter inside living organisms। ठीक है, और इसकी कोई सर्कुलेशन नहीं होती है। ठीक है, कोई डाउट यहां पे? Now we have GPP and NPP, है ना, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। टोटल कितना मैटर जो है बायोसिंथेसिस हो रही है विदाउट एनी रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, तो जीपीपी होता है एनपीपी प्लस रेस्पिरेशन। अगर एनपीपी जीपीपी में से हम रेस्पिरेटरी लूजेस को निकालेंगे तो एनपीपी रहता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेटेरोट्रोप्स। ठीक है, हर्बीवोर्स, डिकम्पोजर्स जो भी है उनके लिए जो अवेलेबल होता है, इट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो किस में जाएगी, रेस्पिरेशन एक्स्ट्रा में। कोई डाउट यहां तक? एक और क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपको बताना है कि इन चारों में से एक पेयर जो है इट इज करेक्ट कॉम्बिनेशन, बाकी तीन जो है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। This time Avirup, Komal, Riddhi, Jatin, Arfa, Riya are correct. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2।
तो देखिए न्यूट्रिएंट साइकिल गैसियस हो सकती है, सेडिमेंट्री हो सकती है ना? गैसियस है, ये ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, है ना? Gaseous cycle in which carbon atoms circulate continuously in various form through the nature. Sedimentary cycle होती है a cycle in which phosphorus atoms circulate continuously in various form through nature. Not only phosphorus, any sediment that is present in rock. ठीक है? So this is all about today's class. बताइए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आज की क्लास में? ओके, तो मिलते हैं नई क्लास में विद ए न्यू टॉपिक, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर टुमारो एग्जाम। अच्छे से देना, अच्छे से प्रिपेयर होके, ठीक है? बी कॉन्फिडेंट और हर एक अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना, अबव 600। ओके, बाय एवरीवन।